ओके, कैसे हैं बच्चे आप लोग? बिल्कुल मस्त। तो बोर्ड एग्ज़ाम का डेट फाइनल हो चुका है। बिहार बोर्ड का फरवरी में एग्ज़ाम आप लोगों का तय है। इस दृष्टिकोण से बहुत बच्चों को बोर्ड का एग्ज़ाम का चिंता होता रहता कि मेरी तैयारी नहीं हुई, अब कैसे तैयारी होगा, नहीं होगा। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो क्लास 12 का सेकंड फिजिक्स है, जो ऑप्टिक्स से स्टार्ट होता है, 90 जगह कोचिंग पे नहीं पढ़ाया होता डिटेल में। और यदि आप ये वीडियो कंटिन्यू देखिएगा, रेगुलर देखिएगा, तो आपको ऑप्टिक्स फिर अलग से वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एकदम सरल भाषाओं में, सबसे सिंपल से सिंपल भाषाओं में ऑप्टिक्स बताने का मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने सर का नाम जान लीजिए। मैं अरविंद अलवेला आपको बता रहा हूँ ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हेडिंग है क्लास 12। क्लास 12 में हमको पढ़ना है ऑप्टिक्स। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि चैप्टर ये 9 में है, वॉल्यूम 2 है, 14 नंबर का पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम 2022 का तैयारी के दृष्टिकोण से। तो दुनिया का कोई भी एग्जाम हो तो ऑप्टिक्स से क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स में आता ही है। फिजिक्स को यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑप्टिक्स का नॉलेज होना ही चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले कि व्हाट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, चाहे स्टडी ऑफ लाइट भी कर सकते हैं, प्रकाश का अध्ययन, स्टडी ऑफ लाइट। तो फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लाइट के नेचर का स्टडी करते हैं। पर फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लाइट के नेचर का स्टडी करते हैं उसे ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो आपको याद होना जाना चाहिए स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट। तो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट, या सिंपली कहिए स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। अब आपको पूछा जाएगा कि ऑप्टिक्स क्या है, तो अब घबराइएगा नहीं, बोलिएगा लाइट के स्टडी को ऑप्टिक्स कहते हैं। द स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑप्टिक्स। एक होता है रे ऑप्टिक्स, दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। मतलब जैसे एग्जाम्पल लीजिए कि आप क्या है अपने घर में पढ़ रहे हैं और कोई बच्चा बॉल को पटक देता है, तो देखिए कि बार बार वो दीवार से टकराता है, वो वापस आ जाता है। तो कई बार टकराते रहता है। सेम कोई लाइट किसी भी सोर्स से निकलता है और किसी सरफेस से टकराता है तो वो वहाँ से लौट जाता है। इसका मतलब लाइट क्या, एक पार्टिकल है। तो लाइट एक उस कण की तरह है, जैसे कोई दीवार से बॉल टकराने के बाद लौट आता है, वैसे ही लाइट किसी सोर्स से निकलता है, बॉल से निकलता है, आपके दीवार में पड़ता है, आपकी किताब में पड़ता है, तो फिर उस वहाँ से लौट जाता है। इसी घटना को, इसी ब्रांच को हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, जिसमें पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट का स्टडी करते हैं। और रे ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। ये सब आपको पढ़ना है। जैसे आपको लेंस पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, ये सारा एग्जाम्पल आ जाता है आपको रे ऑप्टिक्स में। तो रे ऑप्टिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिस ब्रांच में हम लेंस का स्टडी करते हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर का स्टडी करते हैं। हम स्टडी करते हैं कि लाइट एक पार्टिकल कैसे है, लाइट एक एनर्जी कैसे है, लाइट किसी सरफेस से रिटर्न कैसे होता है। फिजिक्स के इस ब्रांच को हम बोलते हैं रे ऑप्टिक्स, जो चैप्टर नंबर 9 में है। मतलब 9 चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, और 10 चैप्टर जो पढ़ेंगे फिजिक्स का वो वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ही पड़ना है आज के, चाहे आप क्लास 9 में पढ़ रहे हो या 8 में पढ़ रहे हो या 11 में या 12 में। लाइट से संबंधित कोई अदर वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं है, कि ऑप्टिक्स का सारा कंसेप्ट आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अब वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, तो इट इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम ब्रांच ऑप्टिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम वेव नेचर ऑफ लाइट का स्टडी करते हैं। वेव नेचर का मतलब हुआ कि लाइट एक कंपन करता हुआ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का एक सोर्स है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। तो वेव क्या है, एक एनर्जी है
जो ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी जगह, इसलिए लाइट को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये दो प्रॉपर्टीज आपको पूछता है कि लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एंड दूसरा लाइट कहते हैं लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, तो थोड़ा सा वेव का कंसेप्ट हम लोगों को 10 नंबर चैप्टर में वेव ऑप्टिक्स का स्टडी करना है। लेकिन हम अभी जो पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर का, चैप्टर 9 का, वो होगा रे ऑप्टिक्स। अब है कि इट इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब वेव नेचर का मतलब होता है कि पार्टिकल एक बार ऊपर जाएगा और एक बार नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा। मतलब लाइट एक वेव की तरह, जैसे कि पानी में कोई गोला डाल देते हैं तो हलचल मच जाती है, उसी तरह लाइट किसी सतह पर आता है तो उसमें कंपन करते हुए वो शुरू से एक जगह से दूसरी जगह पड़ता है। और इसमें आपको पढ़ना है इंटरफेरेंस, टॉपिक से जो पूछा हुआ बोर्ड का क्वेश्चन देखिएगा, इंटरफेरेंस, इसमें यही पढ़ना है। पोलराइजेशन ये सब पढ़ना रहता है, पोलराइजेशन ये सब आपको पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। जैसे इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन, यहाँ पढ़ना है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। अब है कि लाइट क्या है, तो इट इज ए फिजिकल कॉज है, ये भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को चारों तरफ देखने में मदद करता है, या वेरियस ऑब्जेक्ट को देखने में हमको क्या करता है, हेल्प करता है। हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट होता है ये लाइट के कारण ही दिखाई देता है। किसी का मुँह सुंदर है, किसी का छुछुंदर है, ये सारा चीज़ हमको तब दिखाई देता है जब हमारे शरीर पर लाइट पड़ता है, वहाँ से लाइट रिटर्न होता है। तो लाइट यदि ज़्यादा होगा तो उसका बॉडी ग्रो करेगा। यदि आप कोई वीडियो ही बनाते हैं, यदि आपका प्रॉपर लाइट है तो आपका चेहरा चमकते रहता है, शाइनिंग देते रहता है। पर तो किसका कमाल है, लाइट का कमाल है। कोई सुंदर भी हीरोइन नहीं होती है लेकिन आपको सुंदर दिखती है, वो सब लाइट का कमाल होता है, एडिटिंग का कमाल होता है। जितना भी मूवीज में आप चीज़ देखते हैं ना 90% आपको फेक रहता है, मतलब डिजिटल चीज़ रहता है, आपको एडिट किया हुआ चीज़ रहता है, आपको रियल फील करवाता है। वो जैसे बालू हो, कंकर हो, पत्थर, यहाँ तक तो अब तो ऐसे मूवीज बनते हैं कि पूरा जंगल का स्टूडियो में ही आपको दिखाई देगा, सब लाइट का कमाल होता है। तो ये ऑप्टिक्स पढ़ के आप बहुत बड़ा डिजाइनर भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा फोटो एडिटर भी बन सकते हैं। तो आपको नोट करना है तो इसको नोट कर लीजिए। बाकी हम ये वीडियो को कटिंग करेंगे, मिटाएंगे। 10 मिनट के अंदर आपको क्या कहें, वीडियो को एक बार अच्छे से रोक के वीडियो देख लीजिए। समझ में नहीं आया होगा तो जहाँ समझ में आया होगा स्किप करके देख लीजिएगा। तो ये फिजिक्स का ये ऑप्टिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो गया। 3 बात को ध्यान रखना है। सबसे पहले ऑप्टिक्स क्या है, तो ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट है, खत्म। दूसरा बात है कि इसके कितने ब्रांच है, तो 2 ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। अब सवाल होता है कि रे ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें हम पार्टिकल नेचर ऑफ स्टडी ऑफ लाइट का स्टडी करते हैं, जिसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, लेंस होता है, मिरर होता है। और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच स्टडी ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। मतलब वेव नेचर में जिसमें लाइट एक एनर्जी का रूप होता है, जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। दूसरा है कि लाइट क्या है, इट इज ए कॉज, ये फिजिकल कॉज है जो हम अपने चारों तरफ वस्तुओं को देखने में मदद करता है। एग्जाम्पल में लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए ट्रांसवर्स वेव। लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ध्यान रखिए, कंफ्यूज कर जाएगा। लाइट क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। लाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। जैसे कि आप फर्स्ट वॉल्यूम के अंतिम चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक स्पेक्ट्रम ही लाइट कहलाता है। तो अब आपको हम बताएंगे कि रे ऑप्टिक्स में और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें हमको पढ़ना क्या है और समझना क्या है। तो पहले आप सिलेबस समझ ले कि सिलेबस रे ऑप्टिक्स का है क्या। ओके, तो इसको आप सोचते हैं कि आप लोग लिख लीजिएगा, जिसको नोट करना है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं होता वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका लिंक, आप देख लीजिएगा। पिक भेज दिए थे। तो आगे का जो चैप्टर है आपको जो बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसका सिलेबस आपको समझाते हैं और सिलेबस लिखते ही पूरा बात आपको हम समझा देंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ को ज़्यादा फोकस करना है और कौन चीज़ नॉर्मल पढ़ना है, खाली रीडिंग डालना है। एनसीईआरटी का बुक कंटिन्यू रीडिंग डालिए, तभी जाके आपको पढ़ने से इंटरेस्ट जगेगा। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो एनसीईआरटी बार-बार पढ़िए और वीडियो देखिए, और जब तक एग्ज़ाम है तब तक दिल लगा के पढ़िए, सफलता मिलेगा।
तो लिखेंगे सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 सिलेबस ऑफ रे ऑप्टिक्स। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। 9.1 में इंट्रोडक्शन रहता है कि इंट्रोडक्शन क्या है मेरा, इसे इंट्रोडक्शन से हम समझेंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या। इंट्रोडक्शन, इस पूरे टॉपिक्स में इंट्रोडक्शन के बाद समझना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। यहाँ इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में समझना, जो इंट्रोडक्शन आपका हो ही गया कि लाइट क्या है, तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज मतलब इसमें लाइट का डिफिनीशन पढ़ना रहता है, लाइट का डिफिनीशन पढ़ना है ना। लाइट एक क्या है, एनर्जी है, और लाइट क्या है, एक वेव है। लाइट क्या है, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इतना बात आप पचा ले, इंट्रोडक्शन खत्म है। उसका 9.2 टॉपिक्स में है आपका रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। और तीसरा 9.3 का जो टॉपिक्स है, 9.3 का टॉपिक्स है आपको रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन है। और 9.4 नंबर टॉपिक्स है आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस एंड बैलेंस, एंड बाय लेंस, लेंस। 6 नंबर टॉपिक्स है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, 9.5 नंबर होगा, 9.5 हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ स्फेरिकल सरफेस बैलेंस। 5 था, ये 5 था। 9.4 है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 9.6 में है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। 9.7 में डिस्पर्सन बाय प्रिज्म, डिस्पर्सन बाय ए प्रिज्म, बाय ए प्रिज्म। और 9.8 में टॉपिक्स है आपका सम नेचुरल फिनोमेना, बात नहीं, सम नेचुरल फिनोमेना। और 9.9 में है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए 9 टॉपिक्स आपको याद ही हो जाएगा क्या क्या कहा था, बिना वीडियो शुरू किए हुए, बिना टॉपिक स्टार्ट किए सारा बात को हम आपको याद करवा देते हैं, समझाते ही नहीं, याद ही करवा देते हैं। ध्यान दीजिए, यदि आप गौर से समझिए तो आपको फिर अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, कभी आपको कोई बुक ही नहीं पढ़ना पड़ेगा यदि आप ध्यान से समझ ले तो ध्यान दीजिए, इंट्रोडक्शन में क्या था, लाइट एक एनर्जी था। दूसरा एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, स्फेरिकल मिरर के द्वारा। तो मिरर 2 प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, एक स्फेरिकल मिरर होता है, इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। इससे क्या होता है, सीधा सीधा इमेज बनता है, जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा वैसा ही इमेज बनेगा। मतलब इसमें वस्तु का आकार उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा, इमेज का आकार उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा वस्तु का आकार। जैसे मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे लाइट जाएगा, ऐसे रिटर्न हो जाएगा, और फिर एक दूसरा लाइट क्या होगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, तो फिर यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन होगा, तो ये पीछे की ओर इसको बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, इसका इमेज क्या होगा, आई बन जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट से जितना आगे ऑब्जेक्ट रहेगा, पी यदि पोल है और ओ ऑब्जेक्ट है, तो पी ओ हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पी ओ हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पी से आई हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, पी आई हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का आकार यहाँ पर बराबर होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का
यहाँ पर क्या होगा, आकार बड़ा होता है प्लेन मिरर में, तो ये प्लेन मिरर है, और ऐसे घुमा देंगे तो ये हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल ये कॉनकेव मिरर हो गया, ऐसे आएगा तो इसका फिक्स ऐसे आएगा, फिर इसका ऐसे हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो ये मिरर पढ़ना और इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। तो लाइट जब एक सतह पे पड़ता है तो फिर वहाँ से लौट जाता है, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। तो जब लाइट किसी भी मिरर पर पड़ता है तो वहाँ से लौटने का कुछ नियम है। जैसे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल को लाइट इंसिडेंट करेगा तो फोकस होकर गुजरेगा, यदि फोकस होते हुए मिरर पर पड़ गया तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और इन्फिनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है तो फोकस पर इमेज बनेगा, अब फोकस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज इन्फिनाइट पे बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे बनेगा। ये सब बात करिए, दो चीज़ याद रख लीजिए कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, और प्लेन मिरर का इन्फिनिटिव होता है। ये वीडियो को बार बार देखिए, ये तीनों में से एक ऑब्जेक्ट आना ही आना है। अब आइए कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे कि लाइट हवा में है और जा रहा है पानी में, या पानी में है तो फिर जा रहा है हवा में, हवा में है तो फिर जा रहा है कांच में, कांच में है तो फिर जा रहा है दूसरे कांच में। तो यदि कोई लाइट अपना मीडियम बदलता है तो स्पीड ऑफ लाइट भी बदल जाता है। जैसे आपको जगह बदलता है तो संस्कार भी बदल जाता है। कोई अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए इसलिए भेजता है कि वहाँ का माहौल बदल जाता है, वहाँ का एक्टिविटी का वो कुछ गेन करे, यहाँ का एक्टिविटी का नॉलेज हो गया उसको, फिर दूसरे इन्वायरमेंट का नॉलेज लेगा। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना स्पीड बदल लेता है। मतलब व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन स्पीड ऑफ लाइट चेंज, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लीजिए हवा में कोई लाइट था तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और पानी में चला गया तो 2 लाख, तो 1 लाख घट गया, मतलब नॉर्मल की ओर मुड़ गया, तो ये घटना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अपना स्पीड बदल लेता है, इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एकदम याद दिमाग बैठा लीजिए, वीडियो को गौर से देख के बैठा लीजिए। व्हेन रे ऑफ लाइट, जब प्रकाश की किरण गोज जाती है फ्रॉम वन मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम अनदर मीडियम में, दैट इट चेंज देयर पाथ, अपना रास्ता बदल लेती है, इस घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अब है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस में कुछ फार्मूला आएगा जो आपको हम दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स का आता है जिसको बोलते हैं μ2/v, रिफ्रैक्टिव इन μ2/v माइनस μ1/u और माइनस μ2 माइनस μ1/r। देखिए कई जगह पूछा गया, ये फार्मूला यहाँ प्रूफ होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस में रिलेशन आएगा यहाँ से। अब है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये होता है मृग मरीचिका होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कभी कभार एनएच पे जाइए और सीधा एकदम सीधा देखिएगा तो लगेगा कि रोड पे पानी है, लेकिन पानी नहीं रहता, वो हवा के रिफ्लेक्शन के कारण होता है कि लाइट पूरा सड़क पे जाता ही नहीं है, इतना डेंस होता है, इतना धूप होता है कि लाइट ऊपर से ऊपर लौट जाता है। जैसे कभी कभार आप वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आता ही नहीं है, ऊपर ऊपर बात चला जाता है। इसी तरह जब प्रकाश की किरण धूप में सीधे स्टेज में देखिएगा जमीन तक नहीं पहुंचती है, डेंसर माध्यम होने के कारण ऊपर से ऊपर लौट जाती है, जिस कारण रोड के आगे वाला पार्ट आपको क्या दिखाई देता है, पानी पता चलता है। ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तब होता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कमांड क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और पढ़ना पड़ेगा, जहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ क्रिटिकल एंगल भी हम लोगों को पढ़ना है। क्रिटिकल एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल, ये इससे ज़्यादा होगा एंगल ऑफ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। उसके बाद प्रिज्म से आपको जब लाइट गुजरता है तो 7 भागों में टूट जाता है, जो आप 10th में पढ़े हैं, विविजोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ये सब 7 कलर में टूट जाता है। ये हो जाएगा डिस्पर्सन ऑफ लाइट। उसका सब नेचुरल फिनोमेना, जैसे सनराइज के समय में सूर्य लाल कैसे दिखता है, सूर्यास्त के समय लाल कैसे दिखता है, और सुबह के समय में 8 मिनट 20 सेकंड में लाइट कैसे पृथ्वी पर आ जाता है, सूर्योदय सूर्यास्त से पहले ही कुछ देर पर लगता है कि सुबह हो गया, ऐसा क्यों फील होता है, शाम होने को कुछ देर तक लाइट रहता है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी बात समझना है नेचुरल फिनोमेना में। इसमें मेन बात है रेनबो समझना है कि रेनबो क्या है, इंद्रधनुष क्या है, कैसे वो वर्षा के बूंद से प्रकाश जाके प्रिज्म की तरह 7 भागों में टूट जाता है और फिर वो हमको रेनबो दिखाई देता है। नेचुरल फिनोमेना में ये पढ़ना है। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर 3 चीज़ पढ़ना है। एक आई पढ़ना, ह्यूमन आई, मानव आँख कैसे हमको हेल्प करता है किसी वस्तु को देखने में। जो चीज़ को आँख नहीं देख पाता उसको देखता है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो इसके अंदर पढ़ना है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी 2 प्रकार का, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और लास्ट पढ़ना है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप इस प्रकार आपका रे ऑप्टिक्स समाप्त हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन इसका समाप्त हो गया। अब एक और समझिए तो पूरी बात आपको 9 मिनट में पूरा ऑप्टिक्स का निचोड़ समझ में आ जाएगा। इसका कोई एक्स्ट्रा बात सोचना, जब किताब पढ़िएगा या वीडियो देखिएगा तो इसके अलावा कोई अलग वर्ड आपको नहीं मिलेगा। फिक्स है तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा।
पहला है रिफ्लेक्स। इंट्रोडक्शन में तो समझना है कि लाइट एक एनर्जी है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या स्पेक्ट्रम ऑफ ईएम वेव इज आल्सो नोन लाइट। मतलब ईएम वेव का जो स्पेक्ट्रम है उसी में एक विजिबल लाइट भी है, वो विजिबल लाइट भी हम लोग साथ टोटल लाइट नहीं पढ़ सकते हम लोग, मतलब एक सीमा है हम लोगों की। मतलब हम लोग वायलेट और रेड के बीच का जिसका वेवलेंथ होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी, उसी लाइट का स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल लाइट का स्टडी कर रहे हैं। उसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट किसी सरफेस से टकरा जाता है या मिरर से टकरा जाता है तो फिर वो अंदर नहीं जाता, उसके पीछे लेप होता है। ये जो मिरर जो पीछे से लेप है, जब यहाँ से लाइट चलेगा यहाँ टकराएगा तो यहाँ टकराने का फिर ऐसे ही लौट जाएगा। तो यहाँ पर एंगल 90 पे 90 पे आ गया, यहाँ पर कुछ एंगल बनाते हैं, नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है, नॉर्मल से कुछ एंगल बना रहा है। ये एंगल आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया, आर हो गया। मतलब यहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो रहा है, जितने एंगल पे आएगा उतना एंगल पे लौट जाएगा। ये हो गया नॉर्मल, ये होगा इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये होगा रिफ्लेक्टेड रे जो लौट रहा है, और ये होगा नॉर्मल, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ये रिफ्लेक्शन का नियम है। तो यही था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसमें इससे ज़्यादा बात नहीं समझना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल लाइट एट सेम पॉइंट, ये रूल पढ़ेंगे। परावर्तन का यही नियम है, यही सबसे पहला हमारा फोकस पॉइंट होगा कि जब कोई लाइट किसी सतह पर पड़ती है तो लौट जाती है, लौटने का कुछ नियम है, उस नियम को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद है रिफ्रैक्शन। जब बताते कि लाइट जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपना रास्ता बदल लेता है, अपना स्पीड बदल लेता है। कौन जाता है? लाइट जाता है। कहाँ जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो दो चीज़ बदल जाता है, एक स्पीड, एक रास्ता, एक वेवलेंथ, सब बदल, लेकिन एक चीज़ नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बोर्ड में, कई बार पूछा हुआ कि क्या होता है जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, क्या नहीं बदलता है? तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नहीं बदलता है, याद रखिएगा। फ्रीक्वेंसी नोट चेंज होता है, ये न्यूज होता है वो नोट चेंज होता है, स्पीड बदल जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नोट चेंज होता है, नहीं बदलता है। और फ्रीक्वेंसी नहीं, यही क्वेश्चन बार बार आता रहता है। तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। उसके बाद है आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बताए थे कि जो रोड पे पानी दिखता है वो रिफ्लेक्शन, जैसे नींबू किसी ग्लास में रख दीजिएगा तो बड़ा दिखता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है। समोसा शीशा में रहता है, बड़ा बड़ा दिखा देता है। पानी के अंदर अंदर 12 सेंटीमीटर पर रहेगा मछली तो देखिएगा किनारे से लगेगा 9 सेंटीमीटर पर मछली है, मतलब 3 सेंटीमीटर आपको ऊपर दिखाएगा। कोई लकड़ी को डाल दीजिएगा तो टेढ़ा नजर आएगा, ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। उसके बाद है डिस्पर्सन ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, जैसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है। कोई भी व्हाइट लाइट, मतलब कोई व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म से गुजरता है, मतलब कौन गुजरता है? लाइट गुजरता है, तो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है, और 7 कलर में टूट जाता है तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट करते हैं। तो वहाँ डिस्पर्सन ऑफ लाइट का इसका विशेष स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ समझ लीजिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हुआ कि लाइट को प्रिज्म से गुजारना है, और जब को प्रिज्म से गुजारेंगे तो 7 डिफरेंट भागों में टूट जाएगा, जिसको डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहेंगे। इसी को रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म कहेंगे। यहाँ डिविएशन भी होगा, मिनिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन भी होगा। उसके बाद क्या है? डिस्पर्सन, जो 7 भाग में टूटा था, तो नेचुरल फिनोमेना में क्या होगा? रेनबो बनेगा। मतलब यहाँ रेनबो, इंद्रधनुष बनना है, रेनबो कैसे बनता है इसका पढ़ना हम लोगों को, कैसे 7 कलर में लाइट टूट जाता है। उसके बाद है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ आई पढ़ना है, माइक्रोस्कोप पढ़ना और टेलीस्कोप करना है। तो इतना बातों का आप बचा लीजिएगा। तो 14 नंबर का ऑप्टिक्स पूछता है बोर्ड परीक्षा में। यहाँ लिखा हुआ था पिछले का, यदि वीडियो आप स्किप करके देखिएगा थोड़ा सा तो आपको दिखाई देगा कि ऑप्टिक्स से 14 नंबर का बोर्ड में परीक्षा देगा। जैसे 2 लॉन्ग पूछा जाता है और 2 शॉर्ट पूछा जाता है। यदि 1 लॉन्ग कम पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव बढ़ा देगा, 1 शॉर्ट करेगा तो फिर ऑब्जेक्टिव बढ़ा देगा। तो 2-3 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट 4 नंबर, और 2 लॉन्ग या 1 लॉन्ग। जब 1 लॉन्ग पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव कम पूछेगा, जब 1 लॉन्ग पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछेगा। तो ये सब परिवर्तन करता है, लेकिन टोटल नंबर 14 नंबर का ही ऑप्टिक्स पूछता है। न 14 से 1 नंबर कम पड़ेगा, न 14 से 1 मार्क ज़्यादा पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों वीडियो को रोक कर देखिए, जहाँ समझ में नहीं आता है किताब पढ़िए एनसीईआरटी सामने में लेके, और एक एक पॉइंट मिलाइए, क्या आपको बताया जा रहा है, क्या पढ़ रहे। कोई भी यूट्यूबर का वीडियो देखिए तो बुक पढ़ के मिलाइए कि बुक से वो कितना अटैचमेंट है, सिलेबस से कितना लिंक है उसका। तो हेडिंग डालेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिक ले लीजिएगा, लोड करने का जरूरत नहीं है, एकदम टेक्निकल चीज़ से पढ़िए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पिक अच्छे से ले लीजिएगा इसका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि लाइट एक सोर्स से निकलती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, हमारा सन है, यहाँ से बहुत सारी निकलते रहता है, सभी चीज़ों को यही रोशनी देती है। रोशनी यहाँ पर पड़ गई, इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब आने वाली रे, इनकमिंग रे को बोलते हैं। फिर ये क्या हो जाएगा, इस सरफेस ऐसे
टकरा के क्या कर जाएगा, लौट जाएगा। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और इसी के बीच में एक नॉर्मल होता है। तो जब लाइट किसी सोर्स से निकल के, इसको सोर्स बोलते हैं, यहाँ से निकलता है, और इसको बोलते हैं सरफेस, किसी सरफेस पे पड़ता है, तो फिर यहाँ पर 5% लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि कितना भी हम कलेक्ट कर दें तो 5% इसको एब्जॉर्ब करना ही करना है, और 95% लाइट को ये कोई सरफेस रिटर्न कर देते हैं। स्मूथ सरफेस रहेगा तो ज़्यादा रिटर्न करेगा, और रफ सरफेस होगा तो कम डिपेंड, वो डिपेंड करेगा सरफेस का नेचर कैसा, किस पे आप लाइट भेज रहे हैं, और लाइट का इंटेंसिटी कितना है, और वो सरफेस कितना स्मूथ है, इस पर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्शन। आपको रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, तो नेचर ऑफ लाइट पे और नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा। तो व्हेन लाइट फॉल ऑन दी any surface, then it return in same medium with same speed of light. That phenomena is known as reflection of light. Reflection of light. यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आए तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए। नहीं समझ में आवे तो मैं आपको बार बार समझाऊंगा। इसका रिप्लाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन में इससे ज़्यादा नहीं समझना। रिफ्लेक्शन में लाइट किसी सोर्स से चलेगा और सरफेस पे पड़ेगा, तो पड़ने के बाद क्या होगा, 5% लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब अवशोषित हो जाएगा, और बाकी के 95% लाइट रिटर्न हो जाएगा। तो लाइट जो रिटर्न हो जाएगा, ये जो रिटर्न होने की घटना है, तो जितने स्पीड से लाइट आएगा उसी मीडियम में उतनी ही स्पीड से लाइट लौट जाएगा। इसी घटना को बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो को अच्छा से, यदि नोट करना हो तो अच्छे से, नहीं तो आपको याद ही हो जाएगा। व्हेन लाइट फॉल ऑन द एनी सरफेस देन इट रिटर्न इन द सेम मीडियम इन द सेम स्पीड ऑफ लाइट, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो सिर्फ उसका टाइप्स लिखना नहीं, थोड़ा सा समझना है कि दे आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपका हेडिंग खत्म हुआ कि लाइट किसी सरफेस पर पड़ता है तो फिर वहाँ पे सेम स्पीड से सेम मीडियम में लौट जाता है। इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। यदि आप निश्चित रूप से दिल लगा के ये वीडियो देख लीजिएगा तो लाइट से आपका इंटरेस्ट नहीं हो जाएगा, तो कमेंट नहीं करिएगा, आप इसको डिसलाइक करके अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो आपको ये वीडियो 3 बार 4 बार समझ देखने के बाद यदि समझ में नहीं आवे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइएगा, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा बड़ा एकदम दिखाया, समझ में आते। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन 2 ही प्रकार का होता है। स्टूडेंट कितना प्रकार, 2 प्रकार का। एक स्टूडेंट होगा कि रेगुलर आएगा, एक होगा कभी आएगा, कभी एक दिन आएगा, कभी नहीं आएगा, तो इरेगुलर होता है। तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी 2 प्रकार का, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो एक होगा रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा होगा इरेगुलर, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर। इसमें क्या होगा, लॉ होगा, नियम होगा, नियम का पालन कर। इसमें नोट लॉ होगा, कोई नियम नहीं होगा, कोई नियम नहीं होगा। ये होगा प्लेन सरफेस के लिए, ये हो गया हल्ला नहीं, ये होगा रफ सरफेस के लिए, रफ सरफेस के लिए। जहाँ शर्म करें वहाँ शर्म नहीं करें, बेशर्म हो जाता है। तो ये होता है रेगुलर सरफेस,
और ये होता है इरेगुलर सरफेस। मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगा जब प्लेन सरफेस होगा और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जब होगा जो रफ सरफेस होगा। मतलब यदि कोई सरफेस स्मूथ है, मतलब लाइट स्मूथ सरफेस पे आ रहा है, तो जैसे जैसे सारा लाइट इंसिडेंट भी पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, पैरेलल होगा, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी पैरेलल होगा। और यदि ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, ऐसे करके आएगा तो इंसिडेंट नॉर्मल, लेकिन रिफ्लेक्शन कोई इधर हो जाएगा, कोई इधर हो जाएगा, कोई इधर हो जाएगा, ये नोट रिफ्लेक्शन। ये हो जाएगा रफ सरफेस, ये हो जाएगा रफ सरफेस, ये हो जाएगा प्लेन सरफेस। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किससे होता है, प्लेन सरफेस से, और इरेगुलर सरफेस किससे होता है, रफ सरफेस। इरेगुलर ठीक तो है दादे। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जो प्लेन सरफेस से टकराता है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस, मतलब सरफेस स्मूथ होगा, चिकना नहीं होगा, ऐसे सरफेस आएगा। तो ऐसे सरफेस जो लाइट आएगा तो एक इधर पड़ेगा, इधर एक इधर पड़ेगा ना, तो ये इधर लौटेगा और ये ऐसे लौटेगा, तो ये क्या कर आपस में कहीं कहीं टकरा जाएगा ऐसे करके। तो मतलब इंसिडेंट रे पैरेलल होगा और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा। ये सब पूछता नहीं, बच्चे क्लास का है, 10th लेवल का है। अब आपको हेडिंग डालना है रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर में। थोड़ा सा मिरर समझ लेते हैं, और मिरर के बाद आपको प्रूफ करना सिखाएंगे F बराबर R/2 और मिरर फार्मूला। तो नेक्स्ट हमारा है 9.1 टॉपिक्स इंट्रोडक्शन खत्म हुआ। 9.12 के बाद हम लोग को देखते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में हम लोगों को थोड़ा समझने के लिए हम आपको शुरू में इंट्रोडक्शन दिए थे। बच्चा ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, और ये स्फेरिकल, ये स्फेयर है, गोला का। ये तो बाहर से कलेक्ट कर दे तो इसका सारा टुकड़ा कॉनकेव मिरर बनेगा। 9.2 ही है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन है। और तो आपको मतलब ये मिरर हो गया, ये प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर, और ये स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो मिरर पहले क्या होता है समझ लीजिए पहले, उसके बाद इस टॉपिक समझ में आसान होगा। यह कांच का एक टुकड़ा होता है जिसका पीछे से एक भाग कलर कर दिया जाता है और एक भाग को रिफ्लेक्टिंग रखा जाता है, आने वाली लाइट को स्मूथ रखा जाता है जो रिटर्न कर सके। तो इट इज पार्ट ऑफ मिरर, मिरर इज अ पार्ट ऑफ ग्लास। ग्लास का एक पार्ट होता है विच आर टू सरफेस। देखिए दो सरफेस होते हैं, वन सरफेस सिल्वर्ड पीछे से कलर कर दिया जाता है और दूसरा सरफेस को रिफ्लेक्टिंग रहने देता है, मतलब परावर्तन करने के लायक रहता है, मतलब उसमें स्मूथ, मतलब पीछे से लेप नहीं चढ़ाता है, जैसे ये कलर नहीं किया, एक ही पार्ट रहता है, वो जो क्या कहता है लाइट को आसानी से रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो मतलब कहें कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला जो सिस्टम है सब मिरर है, मतलब जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा उसका इमेज बनेगा, और जहाँ इमेज बनेगा सब मिरर है। तो ये होगा इट इज पार्ट ऑफ ग्लास विच one part is silvered and another part is reflecting, and it able to reflect the incident light is known as mirror। यदि अभी आप गौर से इस वीडियो को, मेरा बात को फिर से सुन लेते हैं तो फिर आपको लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट एग्जाम में जाकर आप मिरर का डिफिनेशन लिख सकते हैं या मिरर से संबंधित कुछ ही बना सकते हैं, मिरर को समझ सकते, फील कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग रोज़ चेहरा अपना देखते हैं मिरर में, अरे बाल सजाओ, ये सजाओ, वो सजाओ, सब मिरर के कारण ही होता है। तो इट इज पार्ट ऑफ ग्लास, ये ग्लास का एक पार्ट होता है, भाग होता है, विच वन पार्ट, जिसका एक भाग सिल्वर्ड कलर किया रहता है, ये कलर किया, इसको सिल्वर्ड बोलते हैं, सिल्वर्ड किया हुआ है। एंड अनदर पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, दूसरा बात रिफ्लेक्टिंग होता है।
इट एबल टू रिफ्लेक्ट द इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट को मोड़ने की क्षमता रखता है, उसी माध्यम में भेजने की कैपेसिटी, आगे नहीं बढ़ने देता है। मतलब लाइट को इधर नहीं, इसे लाइट आएगा तो इसको कहता है इधर नहीं जाओ, इधर लौट जाओ, इसी को कहते हैं मिरर। जो इंसिडेंट लाइट को मोड़ देता है सेम डायरेक्शन में, उसे मिरर कहते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ मिरर में क्या होगा कि स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बहुत ज़्यादा नहीं, तो 9th 10th में आप लोग पढ़े होइएगा, नहीं पढ़ेगा और वीडियो जाकर 9th का देखिए क्लास अच्छे से, 9th का वीडियो 9th में जाकर अच्छे से क्लास 9th का कोई बुक लेके पढ़िए, कॉनकेव कॉन्वेक्स का कंसेप्ट है। तो हम थोड़ा सा एक लाइन में कॉनकेव कॉन्वेक्स दिखाते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल, मतलब आज के बाद स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट ही खत्म हो जाएगा। स्फेरिकल मिरर में दो टाइप्स होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर कौन सा मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऐसे मतलब स्फेरिकल मिरर। पहला कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को क्या होता है, आउटर से कलर क्या रहता है, याद रखिएगा, और कॉनकेव का इनर का कलर क्या रहता है। इसका फोकल लेंथ याद रखिएगा हमेशा, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, पावर भी निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव होता है, और इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। इतना ही क्वेश्चन पूछता है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का क्या हो जाता है, पॉजिटिव होता है। बस इतना याद रखना है। देखो नोट करना नोट कर लो, पिक लेना है पिक ले लो, समझना है समझ लो कि टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर का सिर्फ दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, कॉन्वेक्स इसका फोकल लेंथ इधर होगा तो निगेटिव होगा, इधर सब डिस्टेंस निगेटिव हो जाता है, इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। पिक ले लीजिए अच्छे से, साफ नोट कर लीजिए, मात्र 2 मिनट का काम है, अच्छे से ध्यानपूर्वक का वीडियो को रोक के और आराम से उतार सकते हैं, पॉज करके रोक दीजिएगा और उतार लीजिएगा। वीडियो में भी आपका काम चल जाएगा, कोई जरूरत नहीं वीडियो का बार बार देखिए, वीडियो में तो डिटेलाइज या नेट पर कहीं भी देख सकते हैं। अब आपको है मेन हेडिंग में हम लोग आएंगे कि फोकल लेंथ में पोल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सेंटर, एक एक लाइन समझते जाएंगे और F/R/2 सीख जाएंगे और मिरर फॉर्मूला सीख जाएंगे। ये सीखने के बाद आज का वीडियो ये 9.3 पे स्टॉप हो जाएगा और 9.4 से लेकर 8 तक एक दिन होगा और तीसरे दिन पूरा प्रॉब्लम बता देंगे। मतलब 3 क्लास में ये पूरा ऑप्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा आपका 14 नंबर का। और ये ऐसा चलेगा कि फिर पूरे लाइफ में कभी भी आपको कोई दिक्कत होगा, कोई एग्जाम तो उसको बार बार देख लीजिए, सिंपल सा बात है। मोबाइल तो साथ में रहता, कुछ रहे ना, माँ बाप रहे ना, मोबाइल तो रहता ही नहीं रहे, देखो नेट चालू करो, देखो देखो। हाँ तो आपका हेडिंग है आप टू प्रूव, मतलब मिरर में जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर का, इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर, बस एक लाइन में समझ जाइए इंट्रोडक्शन ऑफ मिरर क्या होता है। कोई भी मिरर होगा, जैसा तो कॉनकेव मिरर हम लोग को पढ़ना रहता है, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ना ही नहीं है, इसी में सारा बात समझ जाए। इसके बाद कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। ये पोल फोकस क्या क्या होता है, फोकल लेंथ सब, ये हो गया पोल। यहाँ पर दर्पण के मध्य बिंदु को पोल, पहले पी को डिफाइन, पी लिखे ना, इसको डिफाइन कर दो, सिंपल सा बात है, पी कंप्लीट। मतलब पी हम कहाँ तक यहाँ पर क्यों डाले, यहाँ का क्योंकि मिड पॉइंट में होता है, तो दी मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर, खत्म कहानी। दी पोल ऑफ क्या है, व्हाट इज पोल ऑफ मिरर, तो दी मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर, बस खत्म। पोल क्या होता है, पोल लिख लेंगे, दी मिड पॉइंट, उठाओ किताब को लिखना शुरू कर दो, दी मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ मिरर, इट इज डिनोटेड बाय P, इट इज डिनोटेड बाय P। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि साइन क्रम सभी डिस्टेंस मिरर का इसी पोल से मापा जाता है, इसलिए पोल को जानना सबसे जरूरी है। ये ओरिजिन कह सकते हो, ये ऑल डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर, ऑल
डिस्टेंस मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। और पोल के इधर का जो डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा, याद रखिएगा। इधर का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, अपवर्ड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा। बस खत्म कहानी, यही पोल का महत्व था। तो वीडियो को पिक ले लीजिए, आप रोक के इसको पॉज करके नोट करना है, कॉपी भी लेके कलम लेके नोट करिए। कभी भी वीडियो देखे कॉपी कलम लेके देखिए, ऐसे ही लेके उसका हंसी मजाक गेम वीडियो को मत देखिए, मजाक मत बनाइए। पढ़ाई को पढ़ाई समझिए, और पढ़ाई को यदि पढ़ाई आप समझिएगा तो एक दिन आपको IAS टॉपर भी बनना है, एक दिन आपको नीट का टॉपर भी बनना है। तो जो भी टॉपर बनिएगा तो ऑप्टिक्स का कोई भी इंटरव्यू का क्वेश्चन आप पास कर जाइए, क्योंकि आप इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि बच्चा कभी तूने मिरर पढ़ा है, तो पोल ऑफ मिरर क्या होता है, तो द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल ऑफ मिरर। अब लिखेंगे प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए फोकस बड़ा चीज होता है। फोकस ऑफ फोकस कहते, फोकस ऑन न्यूमेरिकल, फोकस ऑन कंसेप्ट, सब फोकस क्यों बोलता है, दिखाते फोकस क्या होता है, क्यों इसका नाम फोकस पड़ा। तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रधान फोकस क्या होता है। देखिए जैसे ये मिरर है, मान लीजिए, सिंपल सा कंसेप्ट देखिएगा, गौर करिए, ये पोल जो है ना, और ये फोकस यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ बीच के बीच। एक लाइन में यदि आपको समझना है कि फोकस क्या है, तो द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर इज कॉल्ड फोकस। पोल और सेंटर के बीच में जो पॉइंट होता है उसी को फोकस कहते हैं। लेकिन इसी को फोकस क्यों कहता, हम डिटेल में भी समझाएंगे, तत्काल लिख लीजिए, द मिड पॉइंट ऑफ पोल and focus of mirror is known as mid point of pole and center is known as focus. The mid point of pole and center of mirror is called principal focus point, is called focus point, फोकस पॉइंट, इसको फोकस पॉइंट बोलते हैं। तो P किसके लिए याद हो जाएगा, पोल के लिए, F किसके लिए, फोकस के लिए, और C किसके लिए, सेंटर के लिए। सारा कुछ यही होता है। P का मतलब पोल, F का मतलब फोकस, फोकस यही फोकस करना रहता, क्यों करना बताते, फोकस, C से सेंटर। देखो होता क्या है कि यहाँ से एक लाइट हम पास करें, या यहाँ से लाइट पास करें, या यहाँ से लाइट पास करें, यहाँ से कितना भी लाइट हम पास कर दे, तो सब रिटर्न होकर कहाँ से जाएगा, फोकस होकर। इससे दिमाग में कोई भी बात है, सबका ध्यान कहाँ करना है, फोकस होते हैं। तो जब कोई लाइट इंसिडेंट करता है प्रिंसिपल से पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक ही बिंदु पर काटता है, फोकस पे, इसलिए नाम इसका फोकस। अब यहाँ फोकस एक चीज़ और समझ लेते हैं, पोल से फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, यही समझना था हमको। इसको स्मॉल एफ से लिखा जाता है। और ये कॉनकेव मिरर है, तो कुछ देर पहले लिखाए थे कि कॉनकेव मिरर का, कॉनकेव मिरर में, इन कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ जो होता है वो निगेटिव होता है। फोकल लेंथ इज निगेटिव। निगेटिव इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड डिस्टेंस निगेटिव होता है। तो हेडिंग डालेंगे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस इज नॉन एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। It is denoted by a small f. It is denoted by a small f. बस खत्म कहानी। तो फोकस हो गया, फोकल लेंथ हो गया, मतलब प्रिंसिपल फोकस भी हो गया और फोकल लेंथ भी हो गया, फोकल लेंथ भी हो गया।
तो लेंथ एक लेंथ है और फोकस एक फोकस है। जहाँ पर लाइट बार बार आकर टकराता है उसी को फोकस कहते हैं। कोई भी लाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस का है तो एक ही बिंदु पर आकर टकराएगा बार बार, जिसको प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। बच्चों इस वीडियो को गौर से देखिए कि आपको इसके बाद प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा कि दर्पण का जो मिड बिंदु उसको पोल कहते हैं। जितना भी इंसिडेंट लाइट होता है रिटर्न होकर जहाँ काटता है उसको प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, और पोल से फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। समझिए एक बार, पोल किसे कहते हैं तो मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं, और पोल और सेंटर के बीच के पॉइंट को फोकल लेंथ बोलते, फोकस बोलते हैं। और फोकस और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ। नहीं रिकॉर्डिंग ले लो स्क्रीनशॉट, रोक के एकदम अच्छे से छाप लो बढ़िया से। चलिए ध्यान करिए, अब आपका प्रूफ करेंगे हम फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर रिलेशन। लेकिन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ये पूछता है। अभी तो कभी पूछा नहीं है 2000 से लेकर 2022 तक में, लेकिन इस बार पूछ सकता है। और जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम करवा देंगे। 11 इंपॉर्टेंट इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होगा, 3 लॉन्ग क्वेश्चन होगा यहाँ से। यदि ये ब्रांच भी आपका कंप्लीट हो जाता है ऑप्टिक्स का, किसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक इससे भी मेंटेन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट या मैग्नेट आप भूल भी जाते हैं एक ब्रांच, लेकिन ऑप्टिक्स और मॉडर्न 2 ब्रांच भी आपका कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट वॉल्यूम नहीं तो इस वॉल्यूम से भी आप पास कर जाइएगा, क्योंकि 36 नंबर का इस वॉल्यूम से पूछता है और क्वेश्चन डबल करके मतलब 72 नंबर का क्वेश्चन तो इस वॉल्यूम से रहेगा। मतलब क्वेश्चन तो टोटल रहता है कि 140 नंबर का क्वेश्चन रहता है, लेकिन लोग समझता है 70 नंबर का क्वेश्चन देता है 140 नंबर का, अब बनाना रहता है 70 नंबर का, सब कुछ डबल डालता है। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बोर्ड परीक्षा तो एग्जाम बना दिया, रिलेशन बहुत आसान, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सिंपल सा दिमाग लगाना है, फोकल लेंथ को एफ से लिखा जाता है और रेडियस को आर से लिखा जाता है। या दे देगा टू प्रूव डैट, ऐसे भी क्वेश्चन दे देगा टू प्रूव डैट, क्या पूछना है, एफ बराबर आर बाई 2। मतलब रेडियस जो होता है फोकल लेंथ का हाफ होता है। मतलब रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तो फोकस 5 सेंटीमीटर का होगा। यदि रेडियस एक्स होगा तो फोकस एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो ये होगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो कैसे प्रूफ हो जाएगा, बहुत आसान है। एक ऐसे डायग्राम बना लीजिए, ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर हो गया। अब एक रे को क्या करिए, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे भेजिए, ऐसे करिए, ऐसे करके जाइए, फिर ये रिटर्न होके फोकस होके गुजर जाएगा। और दूसरा रूल है कि सेंटर से कोई भी लाइट यदि पड़ेगा तो इस सर्कम पर परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल होगा, यहाँ ये एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल आर हो जाएगा। तो ये दो पैरेलल रहे तो इसको जो इंटरसेक्ट करेगा ये थर्ड लाइन, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा और ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आई बराबर एंगल क्या हो जाएगा, आर। ध्यान दीजिए, यहाँ देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एंगल जितना आई होगा उतना ही आर हो जाएगा। और ये लाइन के पैरेलल है, ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, है ना। अब आई और आर को आप जोड़ दीजिए, आई और आर को, तो ये इंटरनल एंगल है, ये थीटा का बराबर हो जाएगा एक्सटर्नल एंगल। यदि ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री तो ये 2 डिग्री होगा, ये 3 डिग्री और 3 डिग्री है तो ये 6 डिग्री होगा, ये 6 डिग्री से 12 डिग्री होगा, ये 10 डिग्री है तो ये 20 डिग्री होगा। मतलब इस दोनों का सम इसके बराबर होगा। ये 30 है और ये 20 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 50 है ये 20 है तो 70 हो जाएगा। मतलब इस दोनों को सम इसके बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आर इक्वल टू क्या होगा, थीटा। और आई आर तो बराबर है तो यहाँ भी आई कर दीजिए, तो आई प्लस आई बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। तो 2i बराबर क्या होगा, थीटा हो जाएगा। अब 2i बराबर थीटा इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन क्या मान लीजिए, फर्स्ट। तो एंगल आई हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया थीटा हो गया। अब क्या, इसको लिखिए जल्दी, लोग मतलब मिटाना फिर से जल्दी नोट कीजिए।
अच्छे से वीडियो को देखिए गौर से, जहाँ नहीं समझ में आवे रोक रोक के देखिए। हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए। अभी आपने क्या सीखा कि I प्लस आर बराबर थीटा, और क्या है सेम है, तो I प्लस आई बराबर बताए थे कितना थीटा, I प्लस आई दोनों सेम हो जाएगा, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। अब क्या करना है सुनिए, यहाँ पर 10i लेना है, तो 10i के लिए यहाँ पर एक थोड़ा सा परपेंडिकुलर डाल देंगे जो h हो जाएगा, और ये पूरा PC रेडियस r हो जाएगा, तो 10i बराबर हो जाएगा h/r, क्या हो जाएगा h/r। 10i मतलब इस ट्रेंगल में, इस पूरे ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, इस पूरे ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में, तो ये हो गया i और ये हो गया h, तो 10i बराबर हो जाएगा h/r रेडियस, h ऊंचाई वो परपेंडिकुलर ये बेस हो गया। तो छोटे एंगल हेयर I इज एंगल I इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल है, और जब बहुत एंगल हो छोटा होता है तो 10 0 डिग्री 0 होता है, आपको पता होगा मैथ वाला बच्चा को 10 0 डिग्री 0 होता है, इसलिए 10i बराबर भी क्या हो जाएगा I हो जाएगा, तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा h/r हो जाएगा, h/r हो जाएगा, है ना। अब गौर कीजिए, इस ट्रेंगल, ये वाला ट्रेंगल, छोटा वाला ट्रेंगल में 10 थीटा इक्वल टू h/, ये फोकस होगा, प्रिंसिपल फोकस होता है, PF को फोकस कहते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे h/f, h क्या लिख देंगे f, यहाँ थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, थीटा भी क्या है छोटा है, तो 10 हट जाएगा, हेयर थीटा इज ऑल्सो स्मॉल, बहुत छोटा, थीटा बहुत छोटा है, जब थीटा बहुत छोटा है बाबू रे तो 10 हट जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/f, और ये f और r दोनों निगेटिव है, माइनस भी लिख देंगे, इधर का डिस्टेंस है तो माइनस r भी कर लेंगे, माइनस r भी कर लेंगे। अब आप कीजिए, अब इस इक्वेशन फर्स्ट में I और थीटा का मान पुट कर देंगे, बस हो गया। मतलब करना क्या था सोच समझिए, पहले I प्लस आर बराबर थीटा कर लेना था, पहले क्या करना था I प्लस आर बराबर थीटा कर लेना था, और I जब I बचा 2i बराबर थीटा हो, ये I और R में रिलेशन निकाल दिए, और फिर थीटा और I निकाल के इसका मान पुट कर देना, यही काम करना है। मतलब 2i बराबर थीटा होगा और थीटा इक्वल टू h/f होगा, फिगर से याद हो जाएगा, और PC रेडियस है तो h/रेडियस क्या हो जाएगा आपका I हो जाएगा, तो मतलब I बराबर हो जाएगा h/r रेडियस, और थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/f। अब ये मान रख लीजिए 2 और I का मान कितना निकल गया है -h, ऊपर -h/r इक्वल टू थीटा का मान कितना होगा h ऊपर ला जाएगा अपॉन f, -h क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो 2/r इक्वल टू क्या होगा 1/f, ये भी एक रिलेशन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 2f बराबर क्या हो गया r हो गया, तो f बराबर क्या हो गया r/2 प्रूव हो गया, यही इंपॉर्टेंट है प्रूव करने के लिए। अब हम बनाएंगे मिरर फार्मूला, मतलब याद रखिएगा यदि रेडियस फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर है, आपको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होगा 2f हो जाएगा, 2 गुने 100 सेंटीमीटर मतलब 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, सिंपल सा डबल कर देंगे। और यदि रेडियस दे देगा 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ का भी निकालना हो तो 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 मतलब 10 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस जो होता है फोकल लेंथ का डबल होता है और फोकल रेडियस का हाफ होता है, बस खत्म को। ये 10th में भी आप पढ़े होइएगा, निश्चित पढ़े होइएगा, f बराबर r/2। पिक लेना है पिक लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लेकर नोट करना है, तो कलम कॉपी लेके जब वीडियो लिखते हैं तो एकदम कॉपी किताब लेके बैठिए, रूम में अकेले बैठ के पढ़िए, वीडियो को मजाक मत समझिए, किताब पढ़िए, नहीं समझ वीडियो देखिए, फिर किताब पढ़िए फिर वीडियो देखिए, रेगुलर दिमाग को गैप ही मत दीजिए कि फालतू चीज दिमाग सोचेगा। हेडिंग डालेंगे मिरर फार्मूला। अब इसके बाद f बराबर r/2 1/u प्लस 1/v प्लस 1/f, ये अभी तक 10th लेवल में ही आता है, मतलब अभी तक का जो वीडियो आप लोग जितना देखे हैं या जितना देख रहे हैं या जितना सीख रहे हैं वो 10th लेवल का ही है, 12 का लेवल रिफ्लेक्शन से शुरू हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और लिखते हैं मिरर फार्मूला, हेडिंग है मिरर फार्मूला। सिक्स मिनट में हो जाएगा। एक घंटा 25 मिनट तक का वीडियो आप मैक्सिमम डाला गया यूट्यूब पे, ऑप्टिक्स का रिसर्च करके वीडियो डालते हैं, 1 घंटा 25 मिनट का।
मैक्सिमम वीडियो अभी तक का, मिलियन व्यू है जिसका, और कुछ नहीं बताया गया। हम देखें, हम पढ़ाएं स्टडी ऑफ लाइट इजकल टू ऑप्टिक्स, उसमें सिर्फ बोला स्टडी ऑफ लाइट इजकल ऑप्टिक्स। हम स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट, अब किसी का वीडियो देखिएगा तो स्टडी ऑफ लाइट इज ऑप्टिक्स, हम स्टडी ऑफ नेचर ऑफ लाइट ऑप्टिक्स कहलाते हैं। तो लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, या मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फार्मूला, ये मिरर फार्मूला क्या है, तो बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि U क्या है, V क्या है और F क्या है, इसके बीच रिलेशन बताता है। मिरर फार्मूला में U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वस्तु की दूरी है। V है, इसके बाद आपको ये वीडियो नहीं समझना, 9th में हो 10th में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मिरर फार्मूला सब जगह रहता है। इमेज डिस्टेंस, पूरा ऑप्टिक्स इसी पर आधारित होता है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव लिया जाता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हमेशा निगेटिव होता है। मिरर फार्मूला लिखा हुआ है, U है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हो गया इमेज डिस्टेंस, F हो गया फोकल लेंथ। ये इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव हो सकता है और लेकिन ये ऑलवेज क्या होगा, निगेटिव होगा। इस बात को हमेशा एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही बन गया। U का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ये वस्तु की दूरी है, मतलब वस्तु कितना दूरी पर रखा हुआ है, ये प्रतिबिंब की दूरी है, कितना दूरी पर प्रतिबिंब रखा हुआ, मतलब फोटो जो बनता है आपको, और कितना दूरी का फोकस दूरी ये है। तो मिरर फार्मूला में हम लोग क्या प्रूव करना है, 1/v रेसिप्रोकल ऑफ V प्लस 1/u बराबर 1/f प्रूव करना है, यही है मिरर फार्मूला। तो आज के बाद आपको U को कंफ्यूज नहीं करिएगा, वस्तु की दूरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V हो गया इमेज डिस्टेंस मतलब प्रतिबिंब की दूरी, F हो गया फोकल लेंथ। तीनों में कंसेप्ट क्या है कि सवाल बनाते वक्त कभी कोई कंफ्यूजन होगा कि U को पॉजिटिव ले कि निगेटिव ले, तो U हमेशा निगेटिव होता है। और जो इमेज है, यदि दर्पण के लेफ्ट बनेगा तो निगेटिव और राइट बनेगा तो पॉजिटिव, और कॉनकेव मिरर रहेगा तो निगेटिव और कॉन्वेक्स रहेगा तो पॉजिटिव। क्लियर, ये भी इसका क्लियर कर देते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज निगेटिव ही है। V क्या होता है, इमेज लेफ्ट साइड रहेगा, लेफ्ट साइड बनेगा तो V हो जाएगा निगेटिव, V हो जाएगा निगेटिव। और इमेज यदि राइट साइड बनेगा, इधर बनेगा, राइट साइड बनेगा तो इमेज डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब कॉनकेव मिरर रहेगा, बार बार समझ आ रहे हैं, कॉनकेव मिरर रहेगा तो फोकल लेंथ निगेटिव हो जाएगा, और कॉन्वेक्स रहेगा तो दिमाग लगाइएगा कि निगेटिव का उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा फोकल लेंथ, है ना। तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पूछा गया है, निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होता है, और प्लेन मिरर का इन्फिनिटिव होता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है, प्लेन मिरर सॉरी इन्फिनिटिव होता है। तो कॉनकेव के लिए निगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और प्लेन के लिए इन्फिनिटिव। तो अब इसको हम प्रूफ करेंगे, सिंपल सा प्रूफ है, बस 3 से 4 मिनट के अंदर ये प्रूफ हो जाएगा आपका। वीडियो देखते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, परीक्षा में 90% आने का फिक्स है। परीक्षा के एग्जाम के बारे में मत सोचिए नंबर अच्छा आएगा कि नहीं, खाली वीडियो देखते नंबर आइए जाएगा। नोट कर लिया होगा, और नहीं किया होगा तो पिक लो ना, स्क्रीन करके रोक के। दो साल में मैक्सिमम व्यू फिजिक्स का 2 मिलियन है, 3 मिलियन है 2 साल के अंदर। अभी तक जितना अपलोड किया गया वीडियो लगभग 220 चैनल है। चलिए हेडिंग डालिए, मिरर फार्मूला तो डाला हुआ, देखिए कितना अच्छा प्रूफ कर लेते हैं हम आसानी से। एक मिरर का ऐसे डायग्राम बना लेना है। अभी ध्यान दीजिए, अभी लिखिए नहीं, ध्यान नहीं देते, कैसे कैसे बनाना सो देखिए, दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए कि आपको बिना वीडियो देखे ही कॉपी बना लीजिए। हो गया ये। उसके बाद क्या होगा, ऐसा एक पोल ले लीजिए, यहाँ पर फोकस लेना है, यहाँ पर सेंटर लेना है। इस ध्यान रखिएगा कि ये सिद्ध करते वक्त हमेशा ऑब्जेक्ट को सेंटर से बाहर रखना है।
तो यहाँ सेंटर है, तो यहाँ थोड़ा बाहर करके, थोड़ा और बाहर करके यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया जिसका नाम हो गया ए और बी, ए और बी ऑब्जेक्ट हो गया। जहाँ कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, ध्यान दीजिए, वहाँ से हमेशा 2 रे को भेजना है। जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा, ध्यान देना है, जहाँ ऑब्जेक्ट रहेगा वहाँ से 2 रे को भेजना है। एक रे को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजना है और दूसरा सेंटर होकर भेजना है। अब देखो कैसे, एक रे तो सीधे जाएगा एकदम, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस होता है पैरेलल, सेम ऐसे जाएगा और यहाँ टकराएगा, और इसका रूल है फोकस होके गुजर जाएगा। अब दूसरा रे का रूल है कि सेंटर होते हुए मिरर पर पड़ेगा तो ये रिफ्लेक्शन नहीं देगा। इसमें कंसेप्ट है कि जैसे जाएगा वैसे ही लौट आएगा। अब थोड़ा सेंटर को इधर ले लेते हैं, हम आगे कर लेते हैं, ज़्यादा आसान होगा ऐसे। तो ये लाइट ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा। यहाँ पर 2 रूल का पालन होता है। तो इंसिडेंट रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कौन पैरेलल है? इंसिडेंट रे पर। आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर है, मतलब प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? पीए, मतलब पीए का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस, यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हो जाएगा। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और यही पीए का, पी से ए का हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यही हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल कोई भी किरण है तो फोकस कहाँ? तो फोकल लेंथ है। तो पी एफ को, यही पी एफ को बोलेंगे माइनस एफ, फोकल लेंथ। क्या कहेंगे? फोकल लेंथ। इमेज कहाँ बन रहा है? तो इमेज अभी नहीं, ये यहाँ कटा इमेज, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। इसका नाम हो जाएगा ए डैश बी डैश। ये पार्ट ऊपर आया और ये पार्ट नीचे आ गया, तो इसको बी डैश। तो पी से ए हो गया इमेज डिस्टेंस, पी से ए डैश इमेज डिस्टेंस, ये बी है, बी डैश। तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और एक चीज़ और याद रखिएगा, पोल से सेंटर के बीच की दूरी रेडियस ऑफ कर्वेचर का, जो अभी प्रूफ किए थे, पीसी, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्ता त्रिज्या हिंदी में कहता है इसको। ये निगेटिव होता है, इधर एफ आर, और यहाँ जगह 2f माइनस 2f हो जाएगा। जहाँ पीसी लिखा रहेगा वहाँ माइनस 2f ले लेंगे। तो यही रिलेशन हमको देखना है। यहाँ 4 मिरर बनता है, गौर कीजिए, 4 ट्रायंगल बनता है, इसी से प्रूफ होगा पूरा। 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और 4 ट्रायंगल। तो ट्रायंगल पहला 1 और 2 लेना है, ये दोनों को कंजुगेट करना है। फिर कंजुगेट करना है एंगल 3 को और 4 को। ये चारों ट्रायंगल को कंजुगेट करेंगे, प्रूफ हो जाएगा इक्वेशन। मतलब इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल के दोनों एक जगह काट रहा है, तो ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, और ये साइड ये साइड सेम रेशियो होगा, मतलब कंजुगेट हो जाए, सिमिलर हो जाएगा। उसके बाद क्या, इसका एक ट्रायंगल काट दे तो ये दोनों आपको इसके इक्वल ये होगा। फिर इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। तो ये 1 ट्रायंगल और 2 ट्रायंगल एक दूसरे के कंजुगेट होगा और एक सिमिलर होगा, ये दूसरे क्या होगा? सिमिलर होगा। तो फ्रॉम ट्रायंगल 1 and 2 and 3 and 4। चलिए इसको नोट कर लिया, पिक लेना, पिक ले लो। 1 घंटा का ये कंप्लीट वीडियो आपको 14 नंबर दे सकता है। पाँच मिनट लगे मुझको। चलिए, बहुत आसान है, एकदम घबराना नहीं है। बहुत लोगों के प्रूफ नहीं कर पाते हैं। बात नहीं, ध्यान दो पढ़ाई पे। बहुत कठिन से माँ बाप पैसा भेजता है कोचिंग में लाकर, और वीडियो देखने में बहुत ही नेट लगता है। पढ़ो मन लगा कर। देखो ध्यान दो, यहाँ सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल 1 and 2, फ्रॉम ट्रायंगल 1 and 2, 1 और 2 से क्या करना है? ए बी और ए डैश बी डैश का रेशियो सेम होगा। मतलब ए बी यदि 5 है और ये 3 है, तो मतलब 5:3 होगा। तो ये भी 5 और ये 5 होगा तो ये भी 3 होगा, मतलब दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा। मतलब ए बी ऑब्जेक्ट का हाइट बटा इमेज का हाइट, ए डैश बी डैश, इसका रेशियो वही होगा जो ए सी और सी ए डैश का होगा। तो ए सी अगटे सी ए डैश। एक बार समझ लीजिए, यही मेन बात है। ये ऑब्जेक्ट का हाइट है, मतलब वस्तु की ऊंचाई है, और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। मतलब इमेज का, ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट का वही रेशियो होगा जो इसके बेस और इसके बेस का होगा, है ना। तो ये हो गया ए से बी, समझ रहे हो। और ये हो जाएगा ए डैश बी डैश, ये दोनों का रेशियो। और ये ए बी किस पे खड़ा है? ए सी पे, और ए डैश बी पे क्या? सी ए डैश पे। तो ए सी और सी ए डैश के बराबर हो जाएगा। अब देखो ए सी हम कैसे निकालेंगे, कितना चालाकी से। मतलब ये ए से सी निकालना है,
तो यहाँ पर हाथ रहने देगा, इसको उठाकर पोल तक ले जाएंगे तो पूरा दूरी PA ले लेंगे, तो ये जाएगा PA और इसमें से PC को हटा लेंगे, इतना निकल जाएगा। तो PA माइनस क्या हो जाएगा PC। फिर चला के हमको CA डैश पर C पर से A पर डैश यहाँ पर हाथ ले जाएंगे, ये हो जाएगा PC, तो हो जाएगा PC और माइनस PA डैश, हो जाएगा PA डैश। बस हो गया। मतलब ये डिस्टेंस निकालने के लिए पूरे डिस्टेंस में से इसको घटा लेना है, मतलब पूरे PA में से PC को घटा लेंगे तो ये AC निकल जाएगा, है ना। और CA डैश निकालने के लिए PC में से PA को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। समझ में आ गया? नहीं देखो और देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। मतलब AC आपको निकालना है, तो इसके लिए क्या करना है, PA पूरा लंबा दूरी में से इतना दूरी को घटा लेंगे, बाकी AC निकल जाएगा। ऐसे डिस्टेंस निकालते जाएंगे। अब बहुत आसान है। PA को आप देखिए पीछे, तो PA को हम लिखे थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PA को ऑब्जेक्ट और माइनस U लिखा जाए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है। लिख दिए थे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज निगेटिव, यहाँ लिख लेना माइनस U और माइनस फिर लेना है। और ये PC लिखा हुआ आप देख लीजिए, -2F लिखा हुआ है आपका, तो ये हो जाएगा -2F और ये हो जाएगा फिर PC है तो -2F और माइनस इमेज डिस्टेंस है तो -V हो जाएगा। मतलब फिर से समझ लीजिए, A पे ऑब्जेक्ट है देखिए तो U हो गया, C पे सेंटर है तो रेडियस हो गया, तो ये F हो गया, डबल हो जाएगा फोकस का। फिर C पे देखिए सेंटर है तो डबल फोकस हो गया। A डैश पे देखिए इमेज है तो इमेज डिस्टेंस हो गया। एक एक वर्ड से पहचान लीजिएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2F माइनस U, और ये हो जाएगा V -2F इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए AB जितना है उतना A डबल डैश मान लीजिए, क्या मान लीजिए, A डबल डैश, इसको क्या मान लीजिए, B डबल डैश। तो जितना AB होगा उतना A डैश डबल B डैश होगा। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं A डैश A डबल डैश B डबल डैश का भी रेशियो वही होगा जो A डैश B डैश का रेशियो होगा, बराबर हो जाएगा 2F माइनस U अपन कौन सा V -2F इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। या यहाँ इक्वेशन 1 नहीं, यहाँ पर 1 मान, क्या दिक्कत, यहीं पर 1 मानी। चलिए अब इस ट्रेंगल फ्रॉम इस 1 और 2 से आपको ये आ जाएगा। अब 3 और 4 से, 3 4 का रेशियो वही होगा जो 1 और 2, कोई अंतर नहीं है। मतलब ये ट्रेंगल इसके बराबर है और ये ट्रेंगल इसके बराबर है। फोटो ले लीजिए, अच्छे से पिक ले लीजिए, वीडियो को रोक के उतार लीजिए अच्छा से। अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ट्रेंगल 3 और 4 से, फ्रॉम 1 2 है ना, इसको 3 और 4 से लेते, ट्रेंगल ये है और ये है। तभी लिखे थे लेफ्ट साइड में A डबल डैश B डबल डैश बटा A डैश B डैश। इसका रेशियो वही होगा जो ये PF का रेशियो और FA डैश का रेशियो, FA डैश का रेशियो, F फोकस से इमेज तक FA डैश का रेशियो। तो पोल से फोकस दूरी को फोकल लेंथ बोलते थे, -F हो जाएगा। और FA डैश इतना दूरी निकालना है, तो पूरे PA डैश में से PF को हटा लेना है। तो -F और PA डैश होगा -V, इमेज डिस्टेंस है, -F हो गया फोकल लेंथ, तो हो जाएगा -F और यहाँ पर था V -F, चाहे माइनस प्लस F -V। इसका मान निकाल दिए थे, गौर कीजिए, इसका मान निकला था V -2F। देख लीजिए क्या निकला था इसका मान, इक्वेशन फर्स्ट 2F माइनस U था, इसका मान V -2F था, है ना। तो ये मान यहाँ पर पुट कर देना है बस। तो ये हो गया कौन सा, मतलब A डैश B डैश, ध्यान दीजिए A डबल डैश B डबल डैश या A डैश B डैश का मान यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, -F बटा F -V होगा ना। इसका मान क्या निकला हुआ है, 2F -U अपॉन V -2F इजकल टू, इस मैच को हटाएंगे तो यहाँ प्लस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा F और ये इसको करेंगे V -F। अब एक चीज़ हम आपको बता देते हैं कि यहाँ तक आपका इक्वेशन सही है कि गलत है, मेन यहीं तक होता है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि मेरा सही है कि गलत है, यहीं पे चेक कर सकते हैं कि आपका जो इक्वेशन आया कि अभी तक आप क्या कर, परीक्षा में होता क्या ना, तो क्वेश्चन बनाते रहेगा तो बीच में जो धक धकी हो कहीं गलत तो नहीं बना रहे हैं कोई भी चीज़, तो आपको चेक यहाँ कर सकते हैं। कैसे देखिए, जैसे यहाँ 2F है -2F है, तो यहाँ F है तो -2F स्क्वायर होगा, यहाँ 2F है -2F है, -2F है, मतलब आप सही हैं। मतलब दोनों क्रॉस में यदि -2F स्क्वायर आ रहा है कटने वाला, तो मतलब अभी तक आपका कैलकुलेशन से कहीं कोई गलत नहीं है, कोई प्लस माइनस में गलती नहीं हुआ है। मतलब डरिएगा नहीं, अभी वीडियो को रोक के देख लीजिएगा, समझ जाएगा क्या कॉन्फिडेंस हम समझाना चाहते हैं। कंसेप्ट ये समझाना चाह रहे हैं कि यहाँ -F है और यहाँ +2, दोनों को तो -2F स्क्वायर होगा,
यहाँ भी f है और यहाँ -2f है, तो फिर -2f स्क्वायर मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो मतलब क्वेश्चन अभी तक आपका क्या है, सही है, कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब याद ही रख लीजिए 2f - u और v - 2f, मतलब 2f यहाँ देखो f सब जगह, यहाँ भी f 4 बार आएगा और u और v एक बार आएगा, u एक ही बार v 2 बार आएगा, f 4 बार जगह आएगा। ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम तो f से v का गुना करेंगे, ध्यान दो f को v से गुना करना है, किससे गुना करना है, v को f से, तो जगह vf माइनस 2f स्क्वायर बराबर ufv माइनस uv और अब f से गुना करेंगे -2f स्क्वायर और प्लस uf स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब गौर कीजिए क्या करना है, इस चीज़ को खाली इधर ले आना है ना, इसको इधर खाली ले आना, उसको इधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा u भी, इसको हटाइए, ये u भी प्लस हो जाएगा और f भी में से 2f में से vf घटा लीजिएगा इक्वल टू 2fv और माइनस fv लिख लीजिएगा इसको और प्लस uf लिख लीजिएगा, बस हो गया। अब क्या होगा u भी बराबर कौन सा fv में से fv चला गया, तो fv प्लस कौन सा uf, प्रूफ हो गया। ये भी एक इक्वेशन का लगेगा प्रूफ करने, तो आप घबरा जाइएगा, ये एक ही चीज़ है, u भी fv और uf का प्रोडक्ट सेम होगा। अब दोनों तब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय uvf से, एक ही साथ uvf से ऐसे करके, तो uv के नीचे में लिखिएगा uvf, फिर इक्वल टू लिखिएगा vf के नीचे में uvf, फिर uf के नीचे में लिखिएगा uvf। यहाँ पर uv कटेगा तो 1/f बचेगा, यहाँ u बचेगा और यहाँ पर v बचेगा, प्रूफ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था आपका, यहाँ से uf से uf को काट दीजिए, यहाँ से vf को काट दीजिए, यहाँ से uf से uf को काट दीजिए, प्रूफ हो गया। ये 3 बार 4 बार इसको देखिएगा, उसका मिरर फॉर्मूला कहीं कोई आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है, दर भटकिए लेकिन एक बार इसको देखिए, फिर मिरर फॉर्मूला आपको किसी को भी पढ़ा सकते हैं। ये हो गया आपका, इसमें थोड़ा सा मैग्निफिकेशन बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तत्काल टेक रेस्ट, ओके, आते रहिए वीडियो पे, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओके।